ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है और 3 मार्क्स में है। ठीक है, 3 और 5 दोनों में बन सकता है। ये स्ट्रक्चर बड़ा है और टफ भी है ना। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। केवल इसमें हमें क्या बनाना है, चित्र ही चित्र बनाना है, इसके बारे में लिखना नहीं है ना। ये क्वेश्चन है, ठीक। इसके बारे में लिखना नहीं है, केवल चित्र ही बनाना है। ठीक है, तो इसमें पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा प्यूबिस। देन सेकंड आ जाएगा पेरिटोनियल कैविटी, है ना। प्यूबिस जिसके द्वारा ये जुड़ा रहेगा, और कैविटी जहां पर ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, है ना। है ना, जिस कैविटी में प्रेजेंट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पेरिटोनियल कैविटी। फिर इसमें नेक्स्ट हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा था क्या, यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, फिर यूरेथ्रा। ठीक, और एक और आएगा इसमें वेजाइना। ठीक है, इसमें 3 पार्ट सेम है, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा और वेजाइना। है ना, इसमें यूरिनरी ब्लेडर का जो काम रहेगा वही सेम रहेगा ना। यूरिनरी ब्लेडर में क्या होगा, यूरिन स्टोर होगा। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर में क्या होगा, यूरिन स्टोर होगा। ठीक, यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर आने में हेल्प करेगा, और वेजाइना के थ्रू वो बाहर आएगा ना। वेजाइना के थ्रू क्या होगा, वो बाहर आएगा। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा ग्लांस क्लाइटोरिस। यह है वेजाइना का सबसे आगे वाला पार्ट होता है। ठीक है, आगे वाला होता है और ऊपर की ओर स्थित होता है। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट जो रहेंगी वो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। ना, लेबिया मेजोरा का और लेबिया माइनोरा ये स्किन की लेयर होती है। काय की लेयर होती है, स्किन की लेयर। ठीक है, लेबियम मेजोरा या लेबिया माइजोरा जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, और लेबियम माइनोरा या लेबिया माइनोरा ये इसके मेजोरा के अंदर होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा सर्विक्स फोर्निक्स, है ना। सर्विक्स और फोर्निक्स ये वेजाइनल पार्ट रहेंगे। ठीक है, रेक्टम जो रहेगा वो पीछे वाला पार्ट रहेगा जो एनस तक जाएगा।
ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट रहेगा यूटेरस। यूटेरस को हम क्या कहते हैं? गर्भाशय। ना, यूटेरस को हम क्या कहते हैं? गर्भाशय। ठीक है। गर्भाशय मीन्स जब बच्चा प्लांट होगा 9 महीने के लिए, तो इसी यूटेरस में क्या होगा? इम्प्लांट होगा, है ना। और यहीं पर उसको क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा 9 महीने तक, और 9 महीने तक ही उसकी जो वृद्धि रहेगी इसी गर्भाशय में होगी। ठीक है। फिर इसके बाद ओवरी। ना, ओवरी को हम क्या कहते हैं? अंडाशय। ना, अंडाशय कितने होते हैं फीमेल में? 2। ओवरी कितनी होती हैं? 2, है ना। 2 होते हैं। और ऐसे ही क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब भी फीमेल में 2 ही होती हैं, है ना। फेलोपियन ट्यूब भी कितनी होती हैं? 2, है ना। फेलोपियन ट्यूब भी 2 होती हैं। और जो फेलोपियन ट्यूब आपको नाम दिख रहा है, इसी फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? इसी में क्या होता है? फिम्ब्री नामक रचना होती है। फिम्ब्री एक हाथ जैसी रचना होती है जो पकड़ने का काम करती है, ग्रेस्प करने का काम करती है। क्या काम करती है? पकड़ने का काम करती है। अब ये फिम्ब्री पकड़ने का काम क्यों करेगी? क्योंकि ओवरी से जो ओवम बनेगा, है ना, ओवम मतलब अंडाणु जो बनेगा ना, जो अंडाणु बनेगा वो अंडाणु क्या होगा? फिम्ब्री के द्वारा खींचा जाएगा ताकि वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाए, है ना। कहाँ जाए? फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है। क्यों? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होगा? नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होगा। अगर स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन होकर फेलोपियन ट्यूब से क्या बन जाएगा? वहाँ पे जाइगोट। और वो जाइगोट कहाँ पहुँच जाएगा? यूटेरस में, मतलब गर्भाशय में। और वहाँ पर क्या होगा? उस जो जाइगोट रहेगा वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और वहीं पर उसका क्या होगा? पोषण होगा, मतलब उसे वहीं पर पोषण मिलेगा। ठीक है। और फिर लास्ट पार्ट 2 रहेंगे इसमें, राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट, है ना। लिगामेंट का काम होता है मसल्स टू बोन जोड़ने का। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? ये यहाँ पर भी ये जो लिगामेंट है ये जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है। लिगामेंट का सिंपल काम होता है जोड़ने का, मतलब कनेक्ट करने का या कनेक्टिव बनने का, है ना। तो यहाँ पर भी ये काम करेंगे काय का? कनेक्ट होने का। ठीक है। इसमें हमने क्या क्या देखा? पहला हमने प्यूबिस और पेरिटोनियल कैविटी देखी। प्यूबिस वो पार्ट रहेगा जहाँ पर ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा, और पेरिटोनियल कैविटी जगह रहेगी जहाँ पर ये प्रेजेंट रहेगा, है ना। फिर हमने पढ़ा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहेगा। फिर हमने यूरेथ्रा पढ़ा जिसके द्वारा वेजाइना से जो यूरिन है वो बाहर आएगा। ठीक है। फिर इसमें ग्लांस क्लाइटोरिस रहेगा, ये वेजाइना का सबसे आगे वाला पार्ट रहेगा। ठीक है। फिर लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा रहेंगी, ये इसकी आगे वाली जो स्किन है वो रहेगी। ठीक है। फिर इसमें सर्विक्स और फोनिक्स रहेंगे, ये वेजाइनल पार्ट होते हैं। ठीक है। फिर इसमें रेक्टम रहेगा, ये पीछे वाला पार्ट रहेगा जो एनस तक जाएगा। फिर यूटेरस रहेगा, गर्भाशय। इसी में ही क्या होगा? भ्रूण, एम्ब्रियो या जाइगोट इम्प्लांट होगा। ठीक है। फिर ओवरी। ओवरी फीमेल में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अलग अलग ओवरी होती हैं, एक राइट एंड देन लेफ्ट, है ना। ऐसे ही फेलोपियन ट्यूब होती है, राइट फेलोपियन ट्यूब एंड लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब, है ना। तो ये 2-2 की संख्या में होती हैं। और फेलोपियन ट्यूब में एक फिम्ब्री लगी होती है। फिम्ब्री का काम होता है कि जब ओवरी से ओवम बनता है तो फिम्ब्री द्वारा ग्रेस्प मतलब खींच लिया जाता है ताकि वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब अगर शुक्राणु आता है, तो वहीं पे फर्टिलाइजेशन होके वो जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट कहाँ पहुंच जाएगा? यूटेरस में, मतलब गर्भाशय में। और वहाँ पर क्या होगा? फिर उसका डेवलपमेंट होगा, उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है। ये 6th क्वेश्चन है। नेक्स्ट
7वां क्वेश्चन है, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ना, आप लोगों ने अंडाशय नाम सुना होगा। ओवरी जो होती है, अभी हमने नाम पढ़ा है ना, उसी ओवरी को हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, है ना। उसकी अगर हम काट करेंगे, मतलब उसको काट कर अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो बताया गया है। ठीक है, तो उसका भी सिंपल क्या पूछा है इसमें, इन्होंने स्ट्रक्चर ही पूछा है ना। काय का अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का स्ट्रक्चर या चित्र, है ना। ये भी सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपल ही है, बायो में सब सिंपल होता है। ठीक है, इसमें कॉर्टेक्स पहला पार्ट रहेगा, कॉर्टेक्स इसमें आगे वाला भाग रहेगा, ठीक है, और मेडुला इसका क्या रहेगा, पीछे वाला भाग। फिर नेक्स्ट क्या रहेगी इसमें, पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम क्या रहेगी, इसकी बीच वाली लेयर रहेगी। हमने पेरिटोनियल केविटी भी पढ़ी है और पेरिटोनियम लेयर भी पढ़ रहे हैं अब, है ना। पेरिटोनियम क्या रहेगी, बीच वाली लेयर रहेगी, और जो जर्मिनल एपिथेलियम रहेगी वो सबसे ऊपर वाली लेयर रहेगी। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम सबसे ऊपर वाली लेयर इसकी रहेगी। ठीक, और इसमें सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी रहेगी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। याद आ रहा है, कहीं पढ़ा था हमने, याद करके बताइएगा कहाँ पढ़ा था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक, फिर अब ये सभी जाने पहचाने नाम थे, है ना। कॉर्टेक्स आगे वाला पार्ट रहेगा, मेडुला पीछे वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। फिर पेरिटोनियम रहेगा, इसकी बीच वाली लेयर रहेगी, ठीक। फिर जर्मिनल एपिथेलियम जिसके द्वारा ये पूरा बनेगा, या बाहर वाली लेयर हम बोल सकते हैं, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर वाली लेयर इसकी रहेगी, ठीक है। ओवेरियन फोलिकल रहेगा, ठीक है, इसका काम मैं बता रहा हूं अभी आपको, ठीक। फिर इसमें नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम ना। कॉर्पस ल्यूटियम एक स्ट्रक्चर होता है काय में, ओवरी में, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ओवरी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम क्या होता है कि यदि जैसे फर्टिलाइजेशन होना है ना, फर्टिलाइजेशन जैसे हुआ, वो फर्टिलाइजेशन होके क्या बन गया, जाइगोट बन गया ना। जाइगोट बनेगा तो उस जाइगोट से क्या बनेगा फिर, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, ठीक है, उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, ठीक है ना। उस एम्ब्रियो को मेंटेन करने का काम 3 महीने तक, 3 मंथ तक कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम ही करेगा, ठीक है। कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कब होगा, जब यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये क्या करेगा, उसको 3 महीने तक मेंटेन करेगा। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये क्या करता है, इस ओवम को 28 डेज तक क्या करता है, मेंटेन करता है। कितने दिनों तक, 28 दिनों तक। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये ब्लड के द्वारा क्या होता है, बाहर आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंसुरेशन साइकिल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंसुरेशन साइकिल। ये जो मेंसुरेशन साइकिल है, ये मेंसुरेशन साइकिल फीमेल में
28 डेज से लेके 34 डेज के बीच की होती है ना। इसकी डिटेल भी है, आगे क्वेश्चन भी है इसका, हम देखेंगे आगे, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें वो है ग्राफियन फोलिकल, है ना। ग्राफियन फोलिकल, ये आपको पूरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पेन देखिए मेरा चल रहा है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ग्राफियन फोलिकल है ना। इसमें आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, है ना। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं इसमें, पहला स्ट्रक्चर है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ना पहला स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना ना। थीका एक्सटर्ना बाहर वाली लेयर रहेगी और थीका इंटरना अंदर वाली लेयर रहेगी, ठीक है। एंट्रम इसका खाली पार्ट रहेगा, ठीक है। क्यूमिलस ओवेरिकस ये बाद में जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उस समय यूज होगा। फिर ऊसाइट ना, इसी ऊसाइट से क्या होता है बाद में ओवम मतलब अंडाणु का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है ना। और इसमें लास्ट स्ट्रक्चर बचा हुआ है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, है ना। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा क्या रहेगी, इसकी एक लेयर रहेगी, मतलब एक परत रहेगी जिसे हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, ठीक। इसमें 3-4 स्ट्रक्चर और बचे हैं, है ना। इसमें अगला स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल का। ब्लड वेसल मतलब यहाँ पर क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज आएंगी और ब्लड का फ्लो करेंगी। एक नेस्ट रहेगा, एक ट्यूब और प्लफर रहेगा और कॉर्पस एल्बिकन्स रहेगा। ये फर्टिलाइजेशन के समय हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर काय का है, अंडाशय का स्ट्रक्चर है, ओवरी का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने पहले क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था पहले कॉर्टेक्स, दूसरा हमने पढ़ा था मेडुला, है ना। कॉर्टेक्स इसमें आगे वाला पार्ट रहेगा, मेडुला पीछे वाला पार्ट रहेगा। ओवेरियन फोलिकल सिंपल आपको दिख रहा होगा, है ना। पेरिटोनियम इसकी बीच वाली लेयर रहेगी, जर्मिनल एपिथेलियम बाहर वाली लेयर, या इससे जो बनेगा मतलब इससे जो पूरा अंडाशय बनेगा वो जर्मिनल एपिथेलियम ही रहेगी, है ना। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये अंदर वाली लेयर रहेगी। कॉर्पस ल्यूटियम का मैंने आपको बता दिया, यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो 3 मंथ तक मेंटेन करके यही कॉर्पस ल्यूटियम रखता है, ठीक है। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 28 डेज में क्या होता है, ये ब्लड के साथ बाहर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना। फिर ये नेक्स्ट रहेगा इसमें ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल में 3 अलग अलग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। पहला दिख रहा है थीका एक्सटर्ना और दूसरा दिख रहा है थीका इंटरना, है ना। थीका एक्सटर्ना बाहर वाली लेयर रहेगी, थीका इंटरना अंदर वाली लेयर रहेगी। एंट्रम इसका खाली पार्ट रहेगा। क्यूमिलस ओवेरिकस इसका बताऊंगा मैं, है ना। ऊसाइट ओवम रहेगा और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा इसकी एक पूरी लेयर रहेगी, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था ब्लड वेसल, यहाँ पर ब्लड आएगा मतलब ब्लड आएगा और जाएगा। एग नेस्ट, एक ट्यूब और कॉर्पस एल्बिकन्स, इनकी बात हम फर्टिलाइजेशन में करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है मादा युग्मक अंडाणु की संरचना समझाइए। ठीक है, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ना, सभी क्वेश्चन जो है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एनसीईआरटी में भी हैं, है ना। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। पहले हमने क्या पढ़ा आज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी होती है, ओवरी क्या करती है, ओवम बनाती है, मतलब अंडाणु बनाती है। तो हमने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा, अब हम काय का पढ़ेंगे, अंडाणु का, है ना। अंडाणु का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ठीक। इसमें पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो है ऊप्लाज्म, है ना। ऊप्लाज्म क्या है, इसके अंदर जो द्रव या लिक्विड भरा रहेगा, इसके अंदर जो द्रव या लिक्विड भरा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऊप्लाज्म,
ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसमें डेस्मोसोम्स या माइक्रोविलाई, है ना। माइक्रोविलाई नीचे भी है एक और नाम, है ना। इनका दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है। माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, जब यहां पर शुक्राणु आएगा, यहां पर जब शुक्राणु आएगा तो शुक्राणु को अंदर इंटर कराने में क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। फिर नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। और इस केंद्रक का काम क्या रहेगा, इस केंद्रक का काम रहेगा इसकी पूरी एक्टिविटी को क्या करना, कंट्रोल करना। किसकी एक्टिविटी को, अंडाणु की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, केंद्रक, है ना। इसके बाद इसमें क्या रहेंगी, पिनोसाइटिक वेसाइकल, है ना। पिनोसाइटिक वेसाइकल ये फर्टिलाइजेशन में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, मतलब निषेचन में जब फर्टिलाइजेशन होगा उस समय क्या करेंगी, ये हेल्प करेंगी, ठीक है। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन नेक्स्ट रहेगी। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन ये सबसे अंदर वाली लेयर रहेगी, ठीक है, जो इसे लगभग हम बोल सकते हैं कि प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट उसके ऊपर जो लेयर रहेगी वो काय की रहेगी, जोना पेलुसिडा की। और जोना पेलुसिडा के ऊपर जो लेयर रहेगी वो कौन सी रहेगी, कोरोना रेडिएटा। हाँ, जोना पेलुसिडा के ऊपर जो लेयर रहेगी वो कौन सी रहेगी, कोरोना रेडिएटा। यही कोरोना रेडिएटा मतलब स्ट्रॉन्ग लेयर होती है इस अंडाणु में। कैसी लेयर होती है, स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। और यदि आपको याद आ रहा हो तो मैंने शुक्राणु में एक्रोसोम वाला पार्ट बताया था, सबसे आगे वाला पार्ट, है ना। एक्रोसोम वाला जो पार्ट है जो शुक्राणु का, वो क्या करता है, इसी कोरोना रेडिएटा को तोड़ने का काम करता है ना। कोरोना रेडिएटा को तोड़ने का काम कौन करता है, जो शुक्राणु का एक्रोसोम वाला पार्ट है वो, है ना। सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसमें। हमने क्या देखा, पहले ऊप्लाज्म देखा। ऊप्लाज्म क्या रहेगा, इस अंडाणु का द्रव रहेगा जो इसमें भरा रहेगा। डेस्मोसोम्स, माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई एक और नाम नीचे दिया है इसका। इनका काम क्या होता है कि जब स्पर्म या शुक्राणु अंदर आएगा तो उसको अंदर आने में क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस केंद्रक रहेगा जो इस पूरे अंडाणु की एक्टिविटी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फिर इसमें पिनोसाइटिक वेसाइकल रहेंगी जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगी। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन सबसे अंदर वाली लेयर रहेगी, ठीक। फिर जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा रहेगी, मतलब वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर रहेगी वो जोना पेलुसिडा रहेगी, और जोना पेलुसिडा के ऊपर जो लेयर रहेगी वो कौन सी रहेगी, कोरोना रेडिएटा। कोरोना नाम सुन के डर लगता है ना, कोरोना ना, कोरोना रेडिएटा, इसके ऊपर क्या रहेगी, एक लेयर रहेगी, ठीक है। तो ये कोरोना रेडिएटा ही स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जिसको, जो शुक्राणु का एक्रोसोम वाला, मतलब सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है जो भेदने का काम करता है, वो कोरोना रेडिएटा को ही तोड़ने का काम करता है ना। इसके बारे में लिखना कितना है ये भी देखिए, इसमें आगे लिखा है। इसमें देखिए अंडाणु की संरचना, इसमें लिखा है मनुष्य का अंडाणु दूसरे स्तनियों के समान ही गोल और अचल होता है। अचल मतलब कि ये स्टेशनरी होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण नहीं कर सकता, है ना। तथा इसमें योग नहीं पाया जाता है ना, योग की यहां पर जरूरत नहीं है, बल्कि इसके अंदर कोशिका द्रव्य,
बहुत अधिक मात्रा में भरा रहता है। कोशिका द्रव के मध्य में एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है ना, हमने पढ़ा है कि केंद्रक है इसमें, और पूरा अंडाणु एक स्त्रावी पारदर्शक अकोशिकीय झिल्ली से घिरा रहता है। जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। इस झिल्ली के चारों तरफ पुटिका कोशिकाएं अवशेषी रूप में अनियमित रूप से स्थित होती हैं। इस स्तर को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। है ना, मतलब ये पुटिका कोशिकाएं रहेंगी और ये कैसी रहेंगी, अवशेषी रहेंगी। अवशेषी होने के कारण ये कुछ कठोर होती हैं, है ना, जिन्हें तोड़ने में एक्रोसोम को ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, फिर आगे दिया है कोरोना रेडिएटा स्तर की कोशिकाएं अंडोत्सर्ग के समय भी अंडाणु के चारों तरफ स्थित होती हैं और धीरे धीरे निषेचन के समय तक विलुप्त हो जाती हैं। ना, मनुष्य का अंडाणु अपीतकीय होता है, अर्थात इसमें पीतक नहीं होता है। ठीक है, अपीतकीय मतलब इसमें योग नहीं होता है ना, इसलिए ये कैसा होता है, अपीतकीय। ठीक है ना, ये अंडाणु के बारे में लिखा है हमने। अंडाणु कैसा रहेगा, ये गोल होता है और अचल रहता है, इसमें योग नहीं पाया जाता है ना, बल्कि इसके अंदर कोशिका द्रव, मतलब जो द्रव होता है कोशिका के अंदर वो ज़्यादा भरा होता है ना। कोशिका द्रव के मध्य में एक केंद्रक रहेगा और ये पारदर्शक अकोशिकीय झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे क्या कहेंगे, जोना पेलुसिडा। इस झिल्ली के चारों तरफ पुटिका कोशिकाएं अवशेषी रूप में अनियमित रूप से स्थित होती हैं तथा इस स्तर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। फिर कोरोना रेडिएटा स्तर की कोशिकाएं अंडोत्सर्ग के समय भी अंडाणु के चारों तरफ स्थित होती हैं और धीरे धीरे निषेचन के समय तक विलुप्त हो जाती हैं। मनुष्य का अंडाणु अपीतकी होता है और इसमें कोई पीतक नहीं होता है। ठीक है, आपको इतना मीटर इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफी पुटक का नामांकित चित्र बनाइए। ग्राफी पुटक को हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फोलिकल। नाम याद आ रहा हो तो ये हमने काय में पढ़ा था, अंडाणु में, है ना, ग्राफियन फोलिकल, जिसमें हमने लेयर पढ़ी थी कौन कौन सी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ठीक है, उसमें बीच वाला पार्ट भी पढ़ा था जिसे हम क्या कहते हैं, एंट्रम। ठीक है, क्या कहते हैं, एंट्रम, याद आ रहा है ना। तो वही उसका एक ये मेजर स्ट्रक्चर है, मतलब इसका भी स्ट्रक्चर पूछते हैं, है ना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ग्राफी पुटक का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इसका केवल क्या बनाना है, चित्र बनाना है। ठीक है, इसमें से सिंपल आपको दो लेयर दिख रही होंगी, पहला ये थीका एक्सटर्ना और दूसरी थीका इंटरना। याद आ रहा है नाम, अगर आपने ध्यान से सुना होगा पहले वाला आंसर तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। थीका एक्सटर्ना इसकी बाहर वाली लेयर होती है और थीका इंटरना इसकी अंदर वाली लेयर होती है। ठीक है, फिर जर्म हिल रहेगा। जर्म हिल मतलब जिसके द्वारा, जिस सेल के द्वारा ये पूरा बनेगा, है ना, जर्म कोशिका के द्वारा ये पूरा बनेगा। ठीक है, फिर मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा, इसमें एक लेयर रहेगी जिसे हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा, है ना, इंग्लिश में इसे मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा कहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर क्या रहेगा, इसी के अंदर ध्यान से सुनना, जो भी हम अंडाणु पढ़ के आए हैं यही अंडाणु क्या रहेगा, इसी के अंदर प्रेजेंट रहेगा।
है ना, जिसकी तीन दो लेयर बताई है, एक कोरोना रेडिएटा बाहर वाली और जोना पेलुसिडा उसके अंदर वाली, और उसी में ही क्या रहेगा, oocyte रहेगा इसी के अंदर। इसी oocyte से क्या बनेगा, बाद में ओवम बनेगा। ओवम मतलब क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। इसकी प्रोसेस आगे दी हुई है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसका, ग्राफी पुटक का। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है इसमें, थीका इंटरना अंदर वाली लेयर रहेगी, थीका सॉरी हाँ थीका एक्सटर्ना उसके बाहर वाली लेयर रहेगी। ठीक, फिर उसमें जर्महिल रहेगा। जर्महिल वो कोशिकाएं रहेंगी जिनके द्वारा ये पूरा ग्राफियन फोलिकल बनेगा, है ना। फिर इसमें मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा रहेगी, लेयर रहेगी, है ना, एक परिधि की तरफ पूरी एक लेयर रहेगी जिसे हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इसी के अंदर क्या रहेगा, अंडाणु रहेगा। यही अंडाणु क्या की जो दो लेयर दी हुई है, इसमें कोरोना रेडिएटा रहेगी और जोना पेलुसिडा रहेगी। ठीक है, और इसी में oocyte भी रहेगा। इसी oocyte से क्या रहेगा, ओवम बनेगा, मतलब अंडाणु बनेगा, है ना। और oocyte से अंडाणु कैसे बनता है, इसकी प्रोसेस आगे है। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,